नमस्कार, मैं पुनीत ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, ठीक है? इसकी हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक जो है एचडीएफसी बैंक है। इसके बारे में हम क्या-क्या बात करेंगे? पहले हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक है क्या, इसका थोड़ा इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में हम अपने कंक्लूजन पे आएंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स एंड फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैप एज ऑफ जुलाई 2023। इस लाइन से हमें पता चल जा रहा है कि ये कितना बड़ा बैंक है। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट भी बैंक नहीं कहूँगा मैं, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैप इसकी कितनी है। अभी अतानु चक्रवर्ती जो है इसके चेयरपर्सन है। शशिधर जगदीशन जो है इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है। बैंक जो है तीन बिजनेस सेगमेंट में काम करता है: होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग। और इनका जो सबसे मेन जो बिजनेस है वो रिटेल बैंकिंग में है। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। एचडीएफसी बैंक जो है अगस्त 1994 में बना था और इसने अपना कमर्शियल जो बिजनेस है वो 1995 में स्टार्ट किया था। आदित्य पुरी साहब आदित्य पुरी साहब जो है थे हैं अभी, वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक फ्रॉम 1994 टू 2020। बहुत ही लंबा टेन्योर उन्होंने इस बैंक में स्पेंड किया है और इस बैंक को आज नंबर वन बैंक बनाने में भी उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। तो जब से वो, आप चार्ट में देखोगे, आप कहीं पे भी जाके देखोगे, मतलब चार्ट कहीं नहीं, मतलब चार्ट में ही देखोगे आप, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो बैंक में 2020 के बाद इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है जो उससे पहले थी, ठीक है? आज की डेट में आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट एचडीएफसी बैंक नहीं कर रहा है। उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि आदित्य पुरी साहब जो है चले गए हैं और इन्वेस्टर्स का एक विश्वास था उनके ऊपर, तो अभी वो थोड़ा डामाडोल है, ठीक है? जैसे मैंने इस लास्ट लाइन में भी लिखा है, द ग्रोथ दैट एच डी एफ सी बैंक हैज अचीव्ड इज बिकॉज ऑफ हिम। ही हैज मेड दिस बैंक द नंबर वन बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है? आप समझ जाओगे कि उन्होंने इस बैंक को कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं, वो इस बैंक को। अब हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि क्या है। जैसे कि हमें पता है कि बैंक पैसों से पैसा बनाती है, मतलब पैसा आप देते हो, उस पैसे को बैंक कहीं और देती है, उस पैसे जहाँ पे दिए हो वहाँ से वो ब्याज कमाती है। फिर आप अगर मान लो सेविंग अकाउंट है आपका, फिक्स डिपॉजिट है आपका, आरडी है आपकी, तो वो उसमें आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है? ये मेन काम हो गया बैंकों का। बैंक का काम क्या होता है? ब्याज से पैसा बनाना, ठीक है? ये बैंकों का काम है। और अभी जो फंडामेंटल और मैक्रो चेंजेस एचडीएफसी बैंक में आए हैं वो ये हुआ है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हुए हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसके एचडीएफसी क्या, एचडीएफसी जो थी वो मेनली आपको हाउस लोन देती थी, ठीक है? एचडीएफसी बैंक जो है वो आपको हर तरीके के, मतलब उसके पास कई तरीके के प्रोडक्ट्स थे। वो आपको होम लोन भी दे सकती थी, पर्सनल लोन दे सकती थी, गोल्ड लोन देती है, सॉरी। और कई प्रकार के लोन देती है, ऑटोमोबाइल लोन्स देती है, वो आपको लोन देती है। पर हमें पता है कि जैसे एचडीएफसी जो थी वो मेनली होम लोन के लिए थी, और होम लोन जो है 8 से 9% आज की डेट में चल रहा है।
और जबकि ये बाकी जो मैंने जिनके बारे में बताया, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ये इससे थोड़े एक्स्ट्रा रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, मार्जिन ऑफ बेनिफिट ज़्यादा रहता है। बट जब ये दोनों मर्ज हो गए हैं, ठीक है, आप एक मैं आपको जैसे बात बताता हूँ। जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक, आपको पता है उससे 2 रुपये मुझे आएंगे आएंगे, 102 रुपये हो गए। आपका 2 रुपये का जो है वो प्रॉफिट फिक्स है, वो सेफ प्रॉफिट है। बट आप थोड़ा रिस्क लेते हो और वो 100 रुपये किसी और को देते हो, और कहीं और अलग अलग जगह देते हो। जैसे आप गोल्ड लोन दे दिया आपने, ऑटो लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, XYZ कोई लोन दे दिया, तो उसमें क्या होता है, आप 100 तो दे रहे हो बट आप 104 अर्न कर रहे हो। ठीक है, आपने होम लोन पे आपने 100 दिए, आप 102 कमा रहे हो। बट आप किसी कोई और जगह दे रहे हो तो आप 100 दे रहे हो, 104 कमा रहे हो, तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो जब ये मर्ज हुआ है, तो जैसे कि HDFC बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने भी आगे कहा था कि हमारे इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने सही कहा। क्यों? क्योंकि आप वो 8% पे दे रहे हो और ये बाकी लोन आप 10+ में देते हो, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा। तो उन्होंने कहा, तो इस वजह से बाजार ने HDFC बैंक में थोड़ा सा इसमें इस वजह से करेक्शन आ रहा है। ये फंडामेंटल चेंजेस हैं HDFC बैंक के अंदर, जो हमें ध्यान देने चाहिए। और इस पे रिएक्ट हमें अभी नहीं करना चाहिए, सबसे मेन बात, अभी नहीं कर सकते हम रिएक्ट। हमें रिएक्ट करना कब था? हमें रिएक्ट करना था या तो मर्जर के पहले, अब जब मर्ज हो गया है तो हम मर्जर के बाद रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको चार्ट पैटर्न देख के आपको उस हिसाब से आइडिया लगाना पड़ेगा कि आप इस बैंक में रियली इन्वेस्टेड रहना चाहते हो या कि नहीं रहना चाहते हो। तो फंडामेंटल बेसिस पे मेरे लिए अभी HDFC बैंक जो है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। मैं अभी इसके 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट और चेक करूंगा, उसमें अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बता रहा हूँ। अब आते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, स्टॉक इज इन अपट्रेंड सिंस 2004, 2004 से इस वाले फेज से ही अपट्रेंड में है, एंड विल बी टिल इट्स अबव 1250 टू 1300। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये एक्चुअली मेरे एक मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले के लिए हुए स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था 1534 पे। और यहाँ पे आप देखोगे बाइंग लेवल और एग्जिटेड लेवल। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि मैं आपको ना बताऊँ। मैं जब बाई करता हूँ तो भी बताता हूँ, एग्जिट करता हूँ तो भी बताता हूँ। एग्जिट मतलब पता चल जाता है कि मतलब उस टाइम पे आपको मतलब मैं जब बता रहा हूँ, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं एक थॉट प्रोसेस से के थ्रू एंटर कर रहा हूँ मैं, कि मैंने एक चीज़ सोची है, उसके थ्रू मैं एंटर कर रहा हूँ, तो उसका मेरा बाइंग लेवल और एग्जिट लेवल पहले डिसाइड होता है। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि मगर किसी भी स्टॉक या किसी भी ट्रेड में जब मैं एंटर करता हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले अपना एग्जिट लेवल देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना इसमें एग्जिट लेवल देख रखा था। मैं जब ये 1660 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने 1660 पे लिया था, कहीं यहाँ इस वीक पे लिया था मैंने, मैं आपको बताऊँ इस वीक पे लिया था और मैं यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, ये बाद में मेरे बाइंग एग्जिट के बाद भी यहाँ पे इस लेवल पे आया। तो यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजिकल आपको परेशान करता है। बट आपको क्या करना है कि मेरे लिए मेन लेवल तो ये वाला है 1700+, इसके ऊपर आया नहीं तो मैं दोबारा री एंटर करूंगा नहीं। ठीक है, तो मैंने वेट किया, वापस वहां से देखो कितना डीप करेक्शन आया, और आज की डेट में वो स्टॉक इसके इस लेवल के आसपास 40-80 के 40-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आपको कभी भी एंट्री करने के पहले एग्जिट का प्लान करना चाहिए। जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना आता था पर निकलना नहीं आता था, तो ये एक तरीके का चक्रव्यूह है। आप इसमें घुसने से पहले निकलने का रास्ता जरूर ढूंढें। ठीक है,
कि आपको किस लेवल पे निकल जाना है। तो ये बैंक जो अभी हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फेज में अभी चल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए जैसे ये लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन था, ये 3 साल का 4 साल का आसपास का था, 2000 से 2004 तक का। ठीक है, उसके बाद कितना अच्छा अप ट्रेंड आया, 2008 में एक क्रैश आया, 2008 में क्रैश करने के बाद ये 2009-10 में कहीं ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, फिर से इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और क्या रैली दी है स्टॉक ने, क्या बहुत ही बढ़िया रैली दी है स्टॉक ने। और ये इस फॉल को आपको इग्नोर करना चाहिए यहाँ तक के लेवल के लिए। ठीक है, इसको आप इग्नोर करना चाहिए क्योंकि एक अननेचुरल इवेंट था जिसकी वजह से ये फॉल आया। उसके बाद भी स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। अब जैसे देखेंगे 2020 में आदित्य पुरी साहब ने यहाँ रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन क्या दिया, मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने यहाँ से निकले, तो अभी भी स्टॉक कहीं उसी के आसपास है। तो उनके निकलने का लेवल जो था वो 1300 लेवल के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि उनका 1300 के आसपास निकले थे। तो आज की डेट में भी 1300 का लेवल जब तक इस स्टॉक में है तब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, तो हमें बाय ऑन डिप ही करना है। तो क्या हम अभी बाई कर लें? नहीं, अभी बाई नहीं कर सकते, अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में आपसे कहा कि मुझे अभी एक दो क्वार्टर के रिजल्ट और चेक करने हैं, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि कह सकता हूँ कि ये स्टॉक रियली बुलिश है या बेरिश हो चुका है। क्योंकि हर आदमी का एक टाइम आता है, इस स्टॉक का टाइम आया, इस बैंक का टाइम आया। इस बैंक ने 2000 से 2020 तक राज किया, अब किसी और का टाइम आएगा। ठीक है, ये टाइम साइकिल है, ये चेंज होती रहती है। और मैं जो हूँ इसका कस्टमर हूँ एच डी एफ सी बैंक का, मैं आईसीआईसी बैंक का भी कस्टमर हूँ, मैं आईडीएफसी बैंक का भी कस्टमर हूँ। तो मुझे जहाँ तक मैं यूजर फ्रेंडली मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं अभी मैंने कहा कि आपको जब तक किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे ना आप, तो आपको पता नहीं चलेगा इस चीज़ की वैल्यू क्या है। तो मैं एच डी एफ सी बैंक का भी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, आई सी आई सी बैंक का भी ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे दोनों में सबसे अच्छा जो बैंक का ऐप लगता है वो आई सी आई सी बैंक का लगता है। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है, और आपको उसमें बहुत कम ग्लिचेस दिखेंगी। पर जब आप एच डी एफ सी बैंक में आओगे तो आपको उसमें थोड़ा सा मतलब यूज टू नहीं हो पाते हो, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, आप यूज टू नहीं हो पाते हो उस ऐप के मतलब इंटरफेरेंस के हिसाब से, मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता यूज़ करने में। जहाँ तक कि आईसीआईसी बैंक का ऐप है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको यूज़ करते ही लगता है कि किसी बैंक का ऐप है। ऐसे ही मेरी वाइफ का कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप है, वो भी बहुत स्लो है, वो बहुत हैची है। मतलब आप देखोगे, मतलब आपको एज अ कंज्यूमर यूज जब तक आप यूज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इस बैंक में क्या अच्छा है क्या खराब है। जैसे सरकारी बैंक में सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में आपको मेजर डिफरेंस बताऊं, एसबीआई किस लिए फेमस है, उसके ऊपर कितने मीम बनते हैं, उनका लंच टाइम चलता रहता है हमेशा। ठीक है, बट प्राइवेट बैंक में आप किसी टाइम चले जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा कि हमारा लंच टाइम चल रहा है। चाहे आप 1 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, शाम के 5 बजे जाओ, कोई बैंक प्राइवेट बैंक आपको ये नहीं कहेगा कि हमारा लंच टाइम हो गया, हमारा ड्यूटी आवर कंप्लीट हो गए। कोई नहीं कहेगा, वो आपको सर्विस देंगे। इसलिए आज की डेट में जो आपको सर्विस अच्छी देगा वो आगे सरवाइव करेगा। ठीक, तो हम रिजल्ट पे आते हैं कि क्या है। आफ्टर आदित्यपुरी बैंक इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड, इट इज विजिबल इन द रिजल्ट एंड अदर थिंग्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आदित्यपुरी साहब के जाने के बाद ना प्राइस एक्शन में कोई इतना अंतर आया है और ना माइक्रो और मैक्रो चेंजेस इतने आए हैं। आप एक बात बताओ, उनके जाने के बाद एच डी एफ सी बैंक को एच डी एफ सी के साथ मर्जर क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, ये मुझे बताओ। ठीक है, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि हमें बैंक के अंदर का पता होगा। ठीक है, ये हिंट आते हैं आपको। और
टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फेज एंड होल्डिंग इट्स अप ट्रेंड, अप ट्रेंड को होल्ड करा। इफ इट फॉल्स बिलो 1250 1300 लेवल एंड क्लोजेज, देन इट मे गो टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड। इसका मतलब यही है कि स्टॉक जो है अपना अप ट्रेंड अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। जब तक ये 1250 और 1300 लेवल के नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक हमें इससे एग्जिट या मतलब इसमें पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है अभी। मेन बात ये है, जब तक 1300 का लेवल नहीं आ रहा है, मतलब 1300 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक हमें पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। मान लो आपकी एंट्री है 1600 के आसपास, मैं मानूंगा 1650 के आसपास है आपकी एंट्री, ठीक है। 1650 के आसपास एंट्री है और आपको वेट करना है 1300 तक का, तो कितना हो गया 350, मतलब आपको 20% तक का डाउनफॉल आपको अभी तक झेलना है। अगर आप एवरेज करना चाहते हो, जब वो इस लेवल के पास में आएगा, 1300 लेवल के आसपास आएगा, वहां से कहीं कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा 2-3 हफ्ते तब तक वो स्टॉक श्रिंक होगा, तभी जाके हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे या एवरेज करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वो उसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है। उसके नीचे कैसे क्या होता है कि एक एक स्पाइक भी लगा सकता है, ठीक है, एक स्पाइक लगाया ट्रक ऊपर, तो जैसे मान लीजिए आज के दिन में मतलब वो बैंक फॉल हुआ, 1300 पे ओपन हुआ, 1320 पे 5% जो है वो नीचे गिर गया, तो 5% कितना हो गया आपका, हो गया 67। तो 67 मतलब हो गया आपका 1300 120 मतलब 66 हो गया, 66 हो गया, मतलब 1250 60 उस लेवल पे आगे क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे अगर उतना ही वो रिबाउंड कर जा रहा है, तो आपको एग्जिट नहीं करना है। आप, मैंने क्या कहा, क्लोजिंग, आज क्लोज हुआ, आज क्लोज हो गया, आपको तो क्लोज हुआ है, तो अब अभी आपको पता चला, आप तो रेट तो नेक्स्ट डे करोगे। नेक्स्ट डे अगर वो उसमें रिबाउंड आ रहा है और वो दोबारा 1300 के ऊपर नीचे ऊपर चला जा रहा है, तो आपको उसमें से एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें बाई कर सकते हो उस स्टॉप लॉस के साथ जो उसने प्रीवियस डे लो बनाया है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हर हर महादेव। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।